हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। चलो आज सेल वाला चैप्टर बच्चों, अगला लेक्चर अपन लेते हैं उसका। तो कल वाले लेक्चर में अपन ने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन डिस्कस किए थे ना। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया था बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, आयंस को कैसे आप ट्रांसपोर्ट करते हो। उसमें एक्टिव भी आया था, पैसिव भी आया था और बल्क ट्रांसपोर्ट की बात की थी। एक्टिव में आपको पता है बच्चों क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। अगर आप एटीपी खर्च करते हो, एटीपी था एक्टिव था, बिना एटीपी के हो रहा तो पैसिव था। पैसिव में आपने डिफ्यूजन बताया था, एक फैसिलिटेटेड की बात की थी, एक आया था ऑस्मोसिस, वाटर के रेफरेंस में आता है। देन बल्क की बात आई थी बच्चों की, अगर एक साथ कई आयंस को अपन ट्रांसपोर्ट करें तो उसको आप क्या बोल दोगे, बल्क। अंदर ले रहे हो, एंडो बाहर जा रहा है, एक्सो। एंडो में अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस और सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग और सेल ईटिंग, बाहर निकाल रहे हो तो सेल की वॉमिटिंग। चलो उसके बाद बच्चों अपन ने साइटोप्लाज्म के ऐसे दो पार्ट आपको बताए थे, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म तो क्या था, साइटोसोल, जो मेन सेलुलर एक्टिविटी है वही होती है। उसमें सोल आया था, जेल आया था, दोनों ही लिक्विड से ही होते हैं, बस थोड़ी सी लिक्विडिटी में चेंजेस होता है। जहां लिक्विड ज़्यादा है सोल, बिकॉज सोलिड इन लिक्विड, और बेटा जी जहां सोलिड ज़्यादा है वो जेल। तो सेंट्रल वाला सोल था और पेरिफेरल वाला जेल था। सीधा सा याद रख लो, लिक्विड ज़्यादा होगा तो एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, वहां एक्टिविटी चलेगी। अब दूसरा जो पार्ट था ट्रोफोप्लाज्म, उसमें कौन आए थे, सेल ऑर्गेनल्स। उन्हीं ऑर्गेनल्स की बात करते हैं बच्चों। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। एक ऑर्गेनल्स आज डिस्कस करते हैं अपन, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताया था बच्चों स्टार्ट में आपको, अलग अलग ऑर्गेनल्स है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेस होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन लेस में तो आ गया था राइबोसोम, सेंट्रियोल, यही थे क्या, जिनमें मेम्ब्रेन होती नहीं। और मेम्ब्रेन बाउंड वाले में बच्चों दो बताए थे आपको, सिंगल वाले और डबल वाले। डबल में आया था क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल ऑर्गेनल में पहली लाइन ये लिख लियो, मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस टाइप। तो जो कोशिकांग है वो झिल्ली युक्त या झिल्ली विहीन हो सकते हैं। कोशिकांग है बच्चों आइदर मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस, वो झिल्ली युक्त भी हो सकते हैं और झिल्ली विहीन भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब आ गया झिल्ली युक्त, और मेम्ब्रेन लेस का आ गया झिल्ली विहीन। सब अपन डिस्कस करेंगे। इन सेल ऑर्गेनल्स का बेटा जी जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल, मतलब इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसे बोल देना अपन कि भाई अकेला ईआर बाहर निकाल दिया या कोई सेल ऑर्गेनल आपने सेल से बाहर निकाल दिया तो वो सर्वाइव नहीं, पूरी सेल का एग्जिस्टेंस है। चैप्टर बेटा जी जब स्टार्ट किया था तो पहला लेक्चर याद होगा, अपन ने बोला था एक सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन अगर सेल से कुछ भी कम है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जैसे वायरस की बात की थी, वायरस को आप लिविंग कंसीडर नहीं करते, तो अगर एक भी सेल हो तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। वह सेल का तो होगा ही, वो सारी एक्टिविटी कर सकती है बच्चों, रेस्पिरेशन हो सकता है, उसमें एक्सक्रीशन सब कुछ कर सकती है। अमीबा है क्या, अमीबा क्या है, एक सेल ही तो है, यूनिसेलुलर, तो क्या उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, अमीबा सर्वाइव करता है। लेकिन अगर सेल से कुछ भी कम हो तो बेटा जी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होगा। लाइक वायरस, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जब वायरस किसी होस्ट की सेल में घुसेगा तभी वो खुद को रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई कर पाएगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर सेल का तो है, लेकिन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं बच्चों, कोई भी ऑर्गेनल्स उठा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ईआर, गोल्जी बॉडी, सब, अगर इन ईआर को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बाहर निकाल के रख दें तो सर्वाइव या एग्जिस्टेंस नहीं होगा। सेल के साथ तो है लेकिन सेल के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल, किनका, सेल ऑर्गेनल्स का। अगला ऑर्गेनल्स में बेटा जी सबसे पहले अपन बात करते हैं, हेडिंग डालना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम।
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अंतः झिल्ली तंत्र, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, हिंदी में नाम देंगे अंतः झिल्ली तंत्र। देखो बेटा जी ये क्या है, सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहला अपन ने पॉइंट उठाया है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस है। अब कौन आते हैं, किसको अपन इंक्लूड करेंगे, तो पहले मैं एक सिंपली समझा दूं बच्चों, सुन लियो इस चीज को कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, लिख लिया। सेल ऑर्गेनल्स में आपके दिमाग में नाम आ गए ना, ईआर बोल दिया मैंने, गोल्जी बॉडी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कई सारे आ गए। एंडो मेम्ब्रेन का मीन हुआ ऐसे ऑर्गेनल्स, कैसे, ऐसे लेते हैं, देखें गोला, अच्छा ये नहीं हटेगा क्या, ये लो, ये बेटा जी कोई सेल मान लिया अपन ने, है ना। अब सेल में जैसे अपन ने ले लिया ये न्यूक्लियस कंसीडर कर दिया। अब न्यूक्लियस में बेटा जी मेम्ब्रेन कितनी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है। देखना दो चार ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपस में बेटा जी इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड। ये तो न्यूक्लियस आ गया और ये न्यूक्लियर की, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, मतलब सेल कौन सी हुई, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन होनी नहीं है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कितनी लेयर दिख रही है आपको, डबल लेयर है बच्चों, बीच में माइन्यूट पोर है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, अपने क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर आ गया डीएनए, डीएनए से बने होते हैं जीन, जीन जो कैरेक्टर को क्या करेंगे, ट्रांसफर, पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर कौन लेके गया, जीन लेके गया, जो बना है डीएनए का। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बेटा जी, ये मान लो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक और ऑर्गेनल कनेक्ट होता है, ऐसे कई फोल्डिंग वाली स्ट्रक्चर्स बेटा जी कनेक्ट होती है। इन्हीं फोल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए वर्ड अपन यूज करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से देखियो, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या है, ईआर है, जो कनेक्ट किससे है, न्यूक्लियस की भी कौन सी मेम्ब्रेन से, आउटर से। तो न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसी से अटैच कौन हो गया, ईआर। ईआर के साथ बेटा जी और जैसे साइट ऑर्गेनल आए, ऐसे कई सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इनको बेटा जी बोल देते हैं गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी होते हैं, इनसे कनेक्टेड ये कुछ आ गए लाइजोसोम, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये डबल लेयर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, तो 1 by 1 डायग्रामेटिक भी इनको देखेंगे। और भी इसमें कई साइट ऑर्गेनल, ये साइटोप्लाज्म टाइप की स्ट्रक्चर मान लो। तो इसमें सेल में बेटा जी ये अपन ने मान लिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से कनेक्टेड ये आ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मान लिया अपन ने गोल्जी बॉडी। देखो कौन कौन से साइटो ऑर्गेनल इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये बेटा जी कंसिडर कर दिया लाइजोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने एक बना दी वैक्यूल। अब बोर्ड पे एक बार आइयो, देखो कौन से, अपनी हेडिंग है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये कंसिडर कर लो, मान लो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भरा हुआ सारा का सारा क्या मान लिया, साइटोप्लाज्म या साइटोसोम। तो इस पॉइंट में जो आपने हेडिंग डाली है पहले सुनो, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वैसे बच्चों सेल में कई ऑर्गेनल्स है, हर ऑर्गेनल्स की बात अपन 1 by 1 करेंगे, लेकिन यहां हमने एक पॉइंट उठाया कौन सा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सुनना, वो वाले ऑर्गेनल्स बच्चों जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब जिनके फंक्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, उनको आप बोलोगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे एक ऑर्गेनल है, सुनियो एक बार, कोई एक ऑर्गेनल से बेटा जी उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, इस ऑर्गेनल ने क्या बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट अब दूसरे ऑर्गेनल में चला गया और इस दूसरे ऑर्गेनल ने उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस ले आया, इसको पूरी तरह से तैयार कर दिया। मतलब प्रोडक्ट बना किसमें, इस ऑर्गेनल ने, ये प्रोडक्ट चला गया दूसरे ऑर्गेनल के पास और इस ऑर्गेनल ने उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर दिया, पूरी तरह से मैच्योर कर दिया। तो इस प्रोडक्ट बनाने में इन दोनों ऑर्गेनल्स का रोल है, दोनों के काम एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है।
तो जिन ऑर्गेनल्स के काम आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, लिंक्ड हो, वो पार्ट बनाएंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो वैसे तो बेटा जी सारे ऑर्गेनल ही कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो ईआर कोई काम कर रहा है, बोर्ड पे सुनना, ईआर कोई काम कर रहा है, उस काम के लिए उसको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, किसको बोलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा कि भाई क्या दे, एटीपी दे, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया सेल का क्या है, पावर हाउस है, जो क्या जनरेट करेगा, एटीपी। कोई भी चीज चाहिए तो इन सब के फंक्शन आपस में, अरे नोटबुक क्लास में लिख रहे हो, लिखते लिखते पेन खत्म हो गया, पड़ोसी को बोले भाई पेन दे, तो उसके पास 2 थे, उसने दे दिया, नहीं है तो मुंह बिचका लेगा, होता ना। पेज खत्म हो गए यार, 2 पेज फाड़ के दे, तो पड़ोसी से अपन ने हेल्प की। घर पे चाय बना रहे थे, चीनी खत्म हो गई, पड़ोस में जाके चीनी ले आए। तो आपस में फंक्शन क्या है, मिलजुल, कैसे बोलूं, मिलजुल के काम करते हैं। मिलजुल के काम करना ही क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो वैसे तो बेटा जी हर ऑर्गेनल्स आपस में कनेक्टेड है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल्स को कनेक्ट किया गया है। 4 ऐसे ऑर्गेनल जो आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। सुनना कौन कौन से, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम और एक वैक्यूल। फिर कह रहा हूं सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन एनसीईआरटी केवल 4 को मानती है। जो एनसीईआरटी ने बोल दिया वो लो की लकीर, वही सत्य है, वही ब्रह्मांड क्या बोलते हो, ब्रह्म सत्य है, वही ब्रह्म सत्य है। जो कह दिया अपने को तो इसी के अकॉर्डिंग चलना है। हाँ, अपन के सामने एग्जाम्पल है सर, अगर ईआर को एनर्जी चाहिए तो किससे लेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो कनेक्टेड है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा नहीं तो नहीं, उसके अकॉर्डिंग 4 ही चलेंगे, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये चारों पार्ट ऑफ किसका, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ऐसे ऑर्गेनल जिनके फंक्शन आपस में क्या हो, कोऑर्डिनेट हो, लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो, दैट्स पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ऐसे एक पहले बना लो, फिर मैं बता देता हूं एंडो मेम्ब्रेन में हम किन को इंक्लूड करेंगे। तो 4 डायग्राम में वैसे बता दिए मैंने, कैसे कनेक्टेड है उनकी बात करेंगे अपन, और सेल का भी डायग्राम बनाएंगे आगे। ईआर की जैसे अपन बात करेंगे बच्चों आज, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो न्यूक्लियर की जो डबल मेम्ब्रेन है उसकी आउटर मेम्ब्रेन से डायग्राम में समझ जाना आप कौन कनेक्टेड है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे वैसे डायग्राम ही बना लियो। अब देखो एंडो मेम्ब्रेन के बारे में 1-2 लाइन लिख लें, बन गया। चलो बच्चों, तो बात समझ आ गई ना। वैसे आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि सर सारे साइट ऑर्गेनल के फंक्शन आपस में मिलके ही काम करेंगे, सारे एक साथ ही हैं, एक फैमिली परिवार का हिस्सा है सारे के सारे, तो मिलजुल के ही काम करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने 4 को माना है तो हम 4 की बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। आप एंडो मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड नहीं होगा, ये 4 ही हैं, तो एनसीईआरटी ने बोला तो हम इस 4 को ही कंसीडर करेंगे, वही अपनी रेफरेंस बुक है। चलो नेक्स्ट बेटा जी, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में 2-3 लाइन अपन मेंशन करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, पहले लिख लियो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, लाइन पहले लिख लेना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैव, हिंदी वाले लाडे सर 2 मिनट वेट कर लो, उसकी लाइन में लिखा दूंगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है उनके विशेष कार्य और संरचना होती है। डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न कार्य, झिल्ली युक्त कोशिकांग भिन्न कार्य व संरचना, भिन्न कार्य और संरचना रखते हैं, बट फॉलोइंग ऑर्गेनल्स शो कोऑर्डिनेशन in
function, represent coordination in their function. तो membrane bound cell organelles have distinct function and structure, but following organelles show coordination in their function. लेकिन निम्नांकित कोशिकांग अपने कार्यों में क्या दर्शाते हैं? कार्यों में समन्वयता दर्शाते हैं, कार्यों में समन्वयता दर्शाते हैं। समन्वयता का मतलब बेटा जी मिलजुल कर, उनके काम में क्या होगी? कोऑर्डिनेशन होगा। तो फिर से सुन लो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन। हर ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या है? डिस्टिंक्ट माने अलग अलग है, सब अलग अलग काम करते हैं। उनकी स्ट्रक्चर भी क्या है? अलग अलग है। लेकिन फॉलोइंग ऑर्गेनल्स, जो अब 4 आप नाम लिखोगे, वो उनके फंक्शन आपस में क्या शो करते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो हिंदी में हमने बोला कि झिल्ली युक्त, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग कार्य में अलग अलग होते हैं, भिन्न कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन निम्नांकित कोशिकांगों के कार्यों में क्या मिलेगी? समन्वयता, कोऑर्डिनेशन मिलेगा। और वो 4 कौन कौन से हैं? इसमें आप नाम लिख लोगे। फर्स्ट बेटा जी आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा अभी अपन डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी, थर्ड बेटा जी लिख लेना ना लाइजोसोम, और फोर्थ जो ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं वो आ गया वैक्यूल, रिक्तिका। 4 ऐसे ऑर्गेनल है जिनके फंक्शन में क्या मिलेगी? कोऑर्डिनेशन, समन्वयता मिलेगी। ये 4 वैक्यूल नाम आते ही माइंड में क्या आता है बालकों? कौन सी सेल? अगर किसी सेल में बड़ी वैक्यूल दिख रही है वो प्लांट सेल है, क्योंकि प्लांट सेल में बताया था ना लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो सेंटर में वैक्यूल आ गई तो न्यूक्लियस कहां चला गया? पेरिफेरल चला गया। एनिमल में भी होती है, साइज में छोटी है, दोनों में है। तो ये 4 ऐसे ऑर्गेनल है जिनके फंक्शन में क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन। एंड चारों इज पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इन चारों का आगे लिख लियो बेटा जी, पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। 4 ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। किसके अकॉर्डिंग? इज पर NCERT। NCERT के अनुसार ये चारों किसका भाग है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। इन चारों के फंक्शंस आपस में क्या होंगे? ठीक, लिंक्ड होंगे। तो परफॉर्म और फंक्शंस जो होंगे, फंक्शंस लिंक्ड टू ईच अदर, इनके जो लिंक्ड मान लो या कोऑर्डिनेट मान लो। तो ये चारों बेटा जी जो है वो भाग है किसका? इट्स पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एज पर एनसीईआरटी के हिसाब से ईएमएस का पार्ट है। और इन चारों के फंक्शन आपस में क्या होंगे? लिंक्ड टू ईच अदर। ईआर का काम इससे पड़ेगा, इसका ईआर से पड़ेगा, इसका फंक्शन इस लाइजोसोम तो बनाते ही दोनों, हम अभी समझ लेंगे बच्चों इनको। तो ये चारों आप किस में इंक्लूड कर लोगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी की एक लाइन और लिख दूं बच्चों में, 3 नाम दे रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। तो माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 3 नाम लिखे मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया सुना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट भी सुना हुआ है, एक नया नाम आया पैरोक्सिसोम। ये सारे सेल ऑर्गेनल सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये तीनों इसमें इंक्लूड है? नहीं है, तो इसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते। बस इन 3 के दे रखा है, तो इन तीनों को एक साथ ही लिख लियो बच्चों, नॉट ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये तीनों जो वहां दे रखा है वही अपन ने लिखा है। याद रखने के लिए पीसीएम याद रख सकते हो। पी से पैरोक्सिसोम, सी माने क्लोरोप्लास्ट, एम बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये नॉट ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हालांकि अपने दिमाग में बात क्लियर है कि जब ईआर को एनर्जी चाहिएगी तो वो किसको बोलेगा? तो कनेक्टेड तो है, बट एनसीईआरटी नहीं मानती, तो बेटा जी अपन ने भी नहीं माना। ये तीनों इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। पढ़ेंगे हम इनको भी,
लेकिन इनको एंडो मेम्ब्रेन में स्टडी नहीं करेंगे। तो एंडो मेम्ब्रेन में कौन 4 आ गए, ये 4 आ गए। तो पहली बेटा जी हेडिंग डाल दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं, पर डे एक साइट ऑर्गेनल पूरा करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ये EMS के पार्ट नहीं होते। PCM, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। चलो बेटा जी फर्स्ट हेडिंग डाल दियो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कोई फंक्शन बता सकता है? ER क्या करती है बेटा जी? हिंदी में नाम देंगे अंतः प्रद्रवी जालिका। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस आ रहा है दिमाग में, देखियो राइबोसोम कनेक्ट होते हैं, वो सारी अपन डिस्कस इस पे करेंगे। हेडिंग बेटा जी डाल दो आप ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ER जो है, पहला ही टर्म ER देने वाले एक साइंटिस्ट थे बेटा जी, पोर्टर। इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने ये शब्द दिया था। ER टर्म देने वाले पोर्टर ने दिया था। स्टडी ऑफ ER इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बेटा जी एक लाइन लिखना कि ER का जो अध्ययन है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है, संभव होता है। स्टडी ऑफ ER इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ER का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। क्या है ये? माइक्रोस्कोप तो समझ ही गए भाई, ऑर्गेनल्स, छोटी चीजों को बड़ा करके जो दिखाए वो क्या है? सिंपल लेंस तो होता ही है ना, अपने आंखों का चश्मा भी, ग्लास जो है वो एक तरह से लेंस ही माइक्रोस्कोप है। जब आपको पास का नहीं दिखता तो बेटा जी अक्षर बड़े करके दिखाता है। तो वैसे ही ये माइक्रोस्कोप होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा जी एक आता है लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं, एक आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक एडवांस आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो एकदम छोटी चीजों को कई गुना तक मैग्नीफाई कर देगा। तो बेटा जी साइट ऑर्गेनल साइज में काफी छोटे, अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो आपने क्या यूज किया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखोगे तब आपको क्या दिखाई देगी? तो ER की स्टडी पॉसिबल हो पाई किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बिना नहीं देख सकते। नेक्स्ट, ER में है क्या, अपन उसकी बात करें। अगली लाइन बेटा जी लिख लो। अब देखो ER की स्ट्रक्चर में 2 टाइप की ER पढ़ेंगे उससे पहले कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और मेम्ब्रेन्स, network of tubules or membranes extended in cytoplasm between nuclear membrane and cell membrane। तो ER नलिकाओं का एक नेटवर्क है, जाल है, जो साइटोप्लाज्म में फैला रहता है न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन के बीच। ERs नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल और मेम्ब्रेन्स एक्सटेंडेड इन साइटोप्लाज्म बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में लिख लो बच्चों, ER जो है वो नलिकाओं का जाल है, नेटवर्क है, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच किस में उपस्थित होगा? साइटोप्लाज्म में, बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और मेम्ब्रेन्स एक्सटेंडेड इन साइटोप्लाज्म बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ये रहा जो डायग्राम में बताया था ना, देख लो कहाँ प्रेजेंट है, किसके बीच प्रेजेंट है। ये रहा ER, तो पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, किसके बीच? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन के बीच ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है उसी को हमने क्या बोला है? ER। तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन और ट्यूब्यूल्स
एक्सटेंडेड इन साइटोप्लाज्म बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने क्या बोल दिया? सेल मेम्ब्रेन। ये बीच में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बेटा जी अगली लाइन लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। ईआर किसका बना होता है? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। 3 पार्ट आएंगे बेटा जी, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर के घटक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना होता है? 3 नाम बेटा जी अपन लिखेंगे। फर्स्ट आप लिखो, ईआर का कंपोनेंट हुआ सिस्टर्नी। एक बेटा जी इसमें आएंगे वेसाइकल्स, आइए। एक बेटा जी आ गया ट्यूब्यूल्स। तीनों का अपन ने तीनों का बोल दिया। एक मारडा में कुछ टॉपिक आगे पीछे करूंगा, 1-2 है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ईआर में बच्चों आगे 3 पार्ट से मिलकर बनाना। कौन कौन सा? सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स। वेसाइकल आशय बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स नलिका रूपी संरचना है। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर बेटा जी अपना क्या बनाएगी? ईआर बनाएगी। देखो सिस्टर्नी तो साथ साथ डायग्राम भी बना के समझ लेना। ऐसी फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है बेटा जी, इन्हीं को अपन सिस्टर्नी बोल देते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? सिस्टर्नी। और वेसाइकल्स, इन वाली स्ट्रक्चर को बेटा जी बोल देते हैं वेसाइकल्स। और जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक, ऐसी ट्यूब्यूल, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, इरेगुलर स्ट्रक्चर बेटा जी ये कहलाती है ट्यूब्यूल्स। तो ईआर में तीनों चीजें आपको दिखाई देगी, सिस्टर्नी, वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड फोल्ड्स होते हैं, वेसाइकल्स आ गया और अपन ने बात कर ली ट्यूब्यूल्स की। तो सिस्टर्नी तो बेटा जी ये फ्लेट लॉन्ग अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है। वेसाइकल्स राउंड ऑब्लिक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और ट्यूब्यूल्स जो है बेटा जी ये ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तीनों का यहां मीनिंग लिख लो। इसी से अपन ईआर की स्ट्रक्चर की बच्चों बात करेंगे। तो ईआर के 3 मेजर कंपोनेंट्स है, सिस्टर्नी, एक बोला वेसाइकल्स और एक बेटा जी आ गया ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लेट स्ट्रक्चर होती है, अनब्रांच्ड होती है, राउंड और ओवल शेप्ड है, और एक आ गया ब्रांच्ड और कैसी है? ट्यूब लाइक। आगे ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे आपका? ईआर। तो बच्चों ये वाला ये फोल्ड दिख रहे हैं, फ्लेट। अब देखो छोटी सी बात लिख लिए, फ्लेट है, लॉन्ग है, ये ब्रांच वाला थोड़ा सा लोचा समझ लेना। ये इसकी ब्रांच नहीं है बेटा जी, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। क्या है? ब्रांच में ऐसे बना लेता हूं, जैसे ये है, इस प्लांट लाइक ये ब्रांच होती है, और ये जो आ रहा ना ये ब्रांच नहीं है, आपस में सारी क्या है? इंटरकनेक्टेड। इनको इंटरकनेक्टेड बोलते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा? अनब्रांच्ड, अशाखित, इनकी शाखाएं नहीं होती। ट्यूबुलर में एक ट्यूब से फिर कई ब्रांच निकल जाती है। जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब मैंने बनाई बेटा जी, ये मान लो इस ट्यूब से फिर एक इधर आ गई, एक ऐसे आ गई, ये सारी इसकी आपस में क्या होगी? ब्रांच। तो नलिका रूपी और कैसी है? शाखित है, ब्रांच्ड है। ये अनब्रांच्ड है और चपटी है। इन सब में सबसे लंबी स्ट्रक्चर है ये राउंड और कैसी आ गई? ओवल शेप, दैट्स कॉल्ड वेसाइकल्स। तो सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स, इट्स पार्ट ऑफ ईआर, कंपोनेंट ऑफ ईआर। आगे बात अभी डायग्राम में अपन समझेंगे इसको। नेक्स्ट बेटा जी लिखना, फिर से इसी डायग्राम से एक बार बताता हूं मैं। केवल ईआर की एक बार बात करते हैं, देखियो डायग्राम, फिर न्यूक्लियस से कनेक्ट करके बता रहा हूं मैं। ये बेटा जी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केवल ईआर को अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी दोनों टाइप की ईआर, हाँ, आरईआर और एसईआर। अब सुनो बेटा देख लो एक बार, ये
ये वाली यहां जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ये लो, ये स्ट्रक्चर आप देखते ही समझ जाओगे ये इसका कौन सा पार्ट है, सिस्टर्नी। मान लो यहां तक ऐसे जो भी फोल्ड है, ये रहे, ये फोल्ड आ गए। तो ये मेन इसका पार्ट क्या है, सिस्टर्नी, जो एक तरफ किससे कनेक्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अभी अपन ने लाइन लिखी थी, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स या फ्लेट ब्रांच स्ट्रक्चर जो किस में वह है, साइटोप्लाज्म में है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कहां तक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है। दूसरी बात बेटा जी, अब इन सिस्टर्नी पर देखो दो टाइप की आएगी, इन सिस्टर्नी के ऊपर यहां, कहां, यहां, इनके ऊपर बेटा जी ये लगे रहते हैं क्या, राइबोसोम। इनके ऊपर मैंने क्या लगा दिए, राइबोसोम लगा दिए। तो बेटा जी जब राइबोसोम लग गए तो ये कौन सी ईआर हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो बात। तो इनके ऊपर मैंने ये राइबोसोम लगा दिए, राइबोसोम लगा दिए, तो नाउ इट्स कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब सरफेस कैसी होगी इसकी, रफ हो गई, किसके लगने से, राइबोसोम। तो ये सिस्टर्नी के ऊपर बेटा जी यहां कौन लग गए, राइबोसोम लग गए। सुनते रहो। दूसरी जो ईआर है, एक और टाइप की ईआर की अपन बात करेंगे, वो भी यही न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यही कनेक्टेड होती है। अलग कलर में उसको दिखा देता हूं। इसमें बेटा जी ऐसी ट्यूब्स लाइक इसमें स्ट्रक्चर रहे, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर रहे, उसको आप क्या बोल दोगे, ये दिखते समझ में आ जाएगा। ये कौन सी है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर ER राइबोसोम नहीं होते। और ये वाला डायग्राम बना लियो बेटा जी, ये कौन सी आ जाएगी, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी सरफेस पर ये जो है, ये राइबोसोम। प्यारे फ्यूचर डॉक्टर, आप ये बताओगे ये राइबोसोम कौन से होंगे, 70S होंगे कि 80S होंगे, 80S होंगे। क्यों, क्योंकि ये यूकैरियोट है, इसलिए। कैसे पता चला यूकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तब ER के ऊपर कौन से राइबोसोम आते, कौन कौन डुक्के खाएगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल होती तो क्या ER होता, ER तो कैसा ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते मोथों। मेम्ब्रेन बाउंड कहां होंगे, उसमें तो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो प्रोकैरियोट में ना तो ER होगा ना ही बोलो, राइबोसोम तो होंगे लेकिन ER पर नहीं होंगे, वहां राइबोसोम होंगे 70S। ये जो राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, ये बेटा जी कौन से टाइप के हुए, 80S टाइप के। तो RER पूरा नाम लिखा मैंने, क्या लिखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। और बेटा जी इसको मैं क्या कहूंगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस, तो जिसकी सरफेस पे राइबोसोम आ गए वो रफ हो गई। और राइबोसोम कौन से आ गए, 80S टाइप के आ गए, यूकैरियोट है। और इस डायग्राम से एक बात भेजे में घुसा लियो कि जो ER RER है वो न्यूक्लियर की कौन सी में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की किससे कनेक्ट है, आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर से कनेक्ट है, देख लेना आप। हाँ, और कुछ राइबोसोम यहां भी मिल सकते हैं आपको, कहां, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी मिल सकते हैं। वो कौन से होंगे, 80S ही होंगे, तो वहां पर भी राइबोसोम हो सकते हैं। ये अब अपन इसके टाइप्स की बात करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा बात बच्चों बताता हूं इस डायग्राम से। तो 3 पार्ट हो गए बच्चों, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। तीनों मिलकर आपकी क्या बना रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखियो डायग्राम से, ये पूरा पार्ट क्या है, न्यूक्लियस को छोड़ के सारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है बच्चों। अब देखो साइटोप्लाज्म ER बड़ा एक सेल ऑर्गेनल्स है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, एक्सपेंड रहता है। इस ER की वजह से साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट बन गए बच्चों,
ईआर ने साइटोप्लाज्म को दो कंपार्ट में डिवाइड कर दिया। साइटोप्लाज्म का जो पार्ट, देखना, साइटोप्लाज्म का जो पार्ट ईआर के अंदर है, साइटोप्लाज्म का जो पार्ट ईआर के अंदर है, उसको नाम दिया, सुनियो, लुमिनल। क्या बोला? लुमिनल। और जो पार्ट ईआर के बाहर है, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा लुमिनल। मैंने क्या कहा? साइटोप्लाज्म को ईआर ने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ईआर काफी फोल्डेड है, पूरा साइटोप्लाज्म में एक्सपेंड रहता है, फैला रहता है। तो जो पार्ट साइटोप्लाज्म का कहां है? इनसाइड द ईआर, दैट्स कॉल्ड लुमिनल। और जो साइटोप्लाज्म के बाहर है, ईआर के बाहर है, वो एक्स्ट्रा लुमिनल। तो अगली लाइन ये आ रही है, इस डायग्राम के बाद बेटा जी मेंशन कर लो। चलें आगे, इसमें लिख लियो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर डिवाइड्स साइटोप्लाज्म, ईआर डिवाइड्स साइटोप्लाज्म, divided cytoplasm into two compartments और into two parts ही लिख लो सीधा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को दो भागों में विभक्त करती है। ईआर साइटोप्लाज्म को दो भागों में विभक्त करती है। ईआर डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट और पार्ट, और वो दो कंपार्टमेंट बेटा जी कौन से हुए? एक आप लिखोगे लुमिनल, दूसरा मैंने वर्ड लिखा एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल बोले तो बेटा जी कहां है? कहां है? इनसाइड द ईआर। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो आपको कहां मिलेगा? ईआर के अंदर होगा, वो कहलाएगा लुमिनल। और जो ईआर के बाहर दिख रहा है बालकों, वो एक्स्ट्रा लुमिनल, आउटर फ्रॉम द ईआर, आउटसाइड द ईआर। तो ईआर के भीतर है, वो ईआर के बाहर है। तो ईआर फोल्डेड स्ट्रक्चर है, पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सपेंड रहती है, फैली रहती है। उसने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो साइटोप्लाज्म ईआर के अंदर है लुमिनल हो गया, जो बाहर है वो एक्स्ट्रा लुमिनल हो गया। अगला बेटा जी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ ईआर। ईआर के प्रकार, कितने प्रकार बता रहे हो? दो बता दो, आरईआर और एसईआर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इनसे क्वेश्चन आया है। अगली हेडिंग डाल दियो, टाइप्स ऑफ ईआर। कंपैरेटिवली देखेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ ईआर किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ। अगर राइबोसोम है तो आरईआर, नहीं है तो एसईआर। तो इसके जो प्रकार है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ईआर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ईआर के दो टाइप्स हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो पहला बेटा जी लिखोगे आप आरईआर, और दूसरा इसका टाइप लिख लोगे एसईआर। तो ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम है या तो नहीं है, उसके बेस पर। चलो डिफरेंस करते हैं इनके। इधर आ जाओ थोड़ा, आरईआर एंड एसईआर। आरईआर को क्या बोला था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलेंगे खुरदरी अंतः प्रद्रवी जालिका। इसको बोलेंगे चिकनी, नोट चमेली, ओनली चिकनी है भाई। ये स्मूथ ईआर हो गई, चिकनी अंतर प्रद्रवी जालिका। चिकनी चमेली कौन? बड़ी कैटरीना याद आ रही है? किसे याद आ रही है रे? मिस कर रहे हो क्या? लाइक आ जाओ। आरईआर और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखियो बच्चों, आरईआर की बात करें तो पहली ये 2/3 ऑफ टोटल ईआर,
2/3 पार्ट होता है, 2/3 का मतलब ये 1/3 है, ज्यादा रफ होती है और SER कंपेरेटिवली कम होती है। कहने का मतलब ये है ज्यादा कौन होगी, RER। RER बेटा जी ग्रेन्युलर होती है। ग्रेन्युलर माने कणी की है, ग्रेन्यूल्स आ गए ना, दाने आ गए, राइबोसोम दाने की तरह होते हैं, ग्रेन्यूल्स के लाइक होते हैं, वो ग्रेन्युलर हो गया। और जो स्मूथ है ये ए ग्रेन्युलर, ए कणी की स्ट्रक्चर होती है, ए ग्रेन्युलर, ए कणी की स्ट्रक्चर, दानेदार बोल सकते हैं आप ऊपर। राइबोसोम जब हाथ उस पर ऐसे करते हैं तो वो खुरदरी आपको फील होती है, रफ होती है, टेक्सचर लाइक, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। वो ए ग्रेन्युलर, उस पर राइबोसोम नहीं है। अगला डिफरेंस अगर पूछे बेटा जी, वही मेन डिफरेंस आ गया, राइबोसोम इस पर प्रेजेंट होंगे, इधर राइबोसोम एब्सेंट होंगे। और वही आपको भी बता रहा था मैं, कौन से राइबोसोम आ गए थे, ATS टाइप्स। तो RER पर जो राइबोसोम आपको मिला वो ATS टाइप होगा। ATS टाइप की दो सब यूनिट कौन सी होगी, 60 और 40 होगी। और स्मॉल 70 की बात आए तो 30 और 50 होगी। ये राइबोसोम में भी पढ़ेंगे बेटा जी। तो राइबोसोम है प्रेजेंट और एब्सेंट, मेन डिफरेंस तो ये आ गया। इसके अलावा बेटा जी एक और प्रोटीन है, वो लिखियो आगे, राइबोफोरिन प्रोटीन। लिख लो, पहले बात करते हैं है क्या, प्रेजेंट और इधर एब्सेंट। राइबोफोरिन ए टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है पहले लिखो, राइबोफोरिन एक तरफ प्रेजेंट है, एक तरफ एब्सेंट है। जिधर राइबोसोम है उधर ही राइबोफोरिन है। जो बेटा जी ग्लाइकोप्रोटीन लिखा मैंने, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन के साथ क्या जोड़ा, ग्लाइको वर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट। हमने कहा ग्लाइकोलिपिड बेटा जी, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। अब देखो राइबोफोरिन है क्या, राइबोफोरिन क्या है बेटा जी, जैसे ये अपनी RER मान ली, ये सिस्टर्नी है, फ्लेट सिस्टर्नी है, इसके ऊपर बेटा जी यहां ये कनेक्टेड है, ये राइबोसोम मान लिया मैंने, ये राइबोसोम है, इसकी दो यूनिट है, ऊपर स्मॉल और ये लार्ज। तो इसके ऊपर राइबोसोम कनेक्ट है, जिस स्ट्रक्चर से कनेक्ट होता है इसी को मैं बोलूंगा राइबोफोरिन। देख लो डायग्राम, ये मान लिया मैंने क्या है, एक सिस्टर्नी, सिस्टर्नी है, ये है ATS राइबोसोम, ATS राइबोसोम। और राइबोसोम की बेटा जी ये मान लो, ये जो है ना, ये कौन सी यूनिट है, हाँ लार्ज यूनिट 60S, बिल्कुल, इसको मैंने कह दिया 60S। ये ऊपर दिख रही है कौन सी यूनिट हो गई, स्मॉल यूनिट कौन सी, 40S। दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, ATS वाला ये कौन है, राइबोसोम। दो तीन बातें इससे क्लियर होगी बच्चों। अब जो बीच में ये कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, दैट्स कॉल्ड राइबोफोरिन। तो राइबोफोरिन एक्चुअल में क्या है, देखियो बच्चों कि राइबोसोम किस पे जुड़े हुए हैं, सिस्टर्नी पर, सिस्टर्नी फ्लेट पर। सिस्टर्नी पर राइबोसोम जिस स्ट्रक्चर से जुड़ता है वो क्या है, तो राइबोफोरिन मान सकते हो एक टाइप से ग्लू है, गम गोंद है। ये ग्लू इस राइबोसोम को किससे चिपका देगा, सिस्टर्नी से। और राइबोसोम की कौन सी यूनिट अटैच होगी, लार्ज यूनिट। तो लार्ज यूनिट की साइड से वो सिस्टर्नी से कनेक्ट होता है। कनेक्ट करने वाला कौन है बेटा जी, राइबोफोरिन। तो सिंपल सी बात है, जिधर राइबोसोम होंगे उधर ही राइबोफोरिन होगा। उस स्मूथ में राइबोसोम नहीं है तो वहां राइबोफोरिन भी नहीं होगा, क्योंकि राइबोफोरिन का काम उस राइबोसोम को किससे जोड़ना, सिस्टर्नी से। और राइबोसोम की कौन सी यूनिट को, लार्ज यूनिट को। क्योंकि बेटा जी ATS था तो लार्ज 60S और स्मॉल 40S है। मैंने कहा था मैथ्स मत लगाना, 60 40 100 नहीं करना है। यहाँ कुछ पार्ट बेटा जी एरिया में कंसिडर नहीं होता, वो मैं राइबोसोम में बताऊंगा, इस साइड में बना के आप समझ लेना कि राइबोफोरिन का रोल क्या है। तो राइबोफोरिन का रोल है राइबोसोम को सिस्टर्नी से चिपकाना, अटैच करना। और कौन सी यूनिट अटैच होगी, लार्ज यूनिट अटैच होगी। यहां वो 60S है, तो राइबोफोरिन का मेंशन कर लियो। रोल क्या रहेगा, हेल्पफुल इन अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट,
चिपकाने में, जोड़ने में सहायक होता है। किसको किससे जोड़ने में? हाँ, नोटबुक के ऊपर फंसा लियो, राइबोसोम को ER से जोड़ने में हेल्पफुल है। ER का ये कौन सा पार्ट मान लिया आपने? सिस्टर्नी। और इस प्रोटीन को मैंने बोला राइबोफोरिन, जो एक्चुअल में ग्लाइको प्रोटीन है। चलें अगला डिफरेंस देखें। राइबोफोरिन हेल्पफुल और अटैचमेंट में हेल्पफुल होती है बेटा जी, जोड़ने में काम आएगी। तो पहला डिफरेंस RER ज्यादा होती है, ग्रेन्युलर है, राइबोसोम होगा और उसे जोड़ने के लिए कौन होगा? राइबोफोरिन भी होगी। अगला डिफरेंस आओ बेटा जी, राइबोफोरिन के बाद कंपोनेंट्स। मेनली किसका बना है? तो कंपोनेंट्स ER के कितने थे? 3, सिस्टर्नी, वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स। तो जो बच्चों RER है ये मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी प्लस वेसाइकल्स, और जो स्मूथ है वो मेनली ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। तो सिस्टर्नी तो मेनली किस में होगा? रफ में होगा, और ट्यूब्यूल्स मेनली किस में होंगे? स्मूथ में होंगे। और वो आप इस अभी जो बताया था उसे समझ आना, सिस्टर्नी के ऊपर आपने क्या जोड़े थे? राइबोसोम जोड़े थे। राइबोसोम सिस्टर्नी के ऊपर जुड़े थे तो रफ थी, तो रफ में मेनली सिस्टर्नी, स्मूथ में मेनली ट्यूब्यूल्स। वेसाइकल दोनों में कॉमन होता है, वेसाइकल्स दोनों में प्रेजेंट होंगे। ये कंपोनेंट्स हो गए। अगला डिफरेंस फंक्शन बेटा जी, बता ही रहे थे आप अभी। रफ का रोल, रफ के ऊपर कौन जुड़ा? राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या रोल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनका मेन रोल है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण। ये बहुत बार नीट का बेटा जी क्वेश्चन है। रफ और स्मूथ के फंक्शन कई बार पूछे हुए हैं अपने नीट के एग्जाम में। तो RER का फंक्शन बेटा जी आप लिखोगे प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ का फंक्शन बोलो लिपिड, इसका रोल हुआ लिपिड सिंथेसिस। अलग से भी आएंगे अभी फंक्शन लिपिड का सिंथेसिस स्मूथ की साइड में। और एक रोल और है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करेगा। ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म, ये दोनों रोल फंक्शन बेटा जी होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। करेंगे फिर से इसकी बात, लिपिड सिंथेसिस और ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। तो अगर प्रोटीन बनाने की बात आए तो बच्चों दिमाग में आपके राइबोसोम आएगा। राइबोसोम आती ही कौन सी ER आएगी? RER आएगी। लिपिड की बात आए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म उपापचय। ये ग्लाइकोजन क्या है बताया था? आपकी बॉडी का स्टोरेज फूड क्या है? ग्लाइकोजन। प्लांट क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च। ये ग्लाइकोजन बनता किससे है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन सी कार्बोहाइड्रेट है? एक ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड। 1 से 9 तक जुड़ गए ओलिगोसैकेराइड, 10 या 10 से ज्यादा जुड़ेंगे पॉलीसैकेराइड। तो ग्लाइकोजन है पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज। और बचा ऐसे 100-200 ग्लूकोज जुड़ गए तब क्या बनेगा? ग्लाइकोजन। तो होता क्या है? वो ऐसे होता है बच्चों की, जो आपकी बॉडी का खाना खाया, खूब खाना खा लिया, उस दिन बता रहे थे अपन, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, कौन खाने में जो ग्लूकोज है वो आपको एनर्जी देगा। C6H12O6 वो क्या है? ग्लूकोज। ये आपको एनर्जी देता है। ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो रह गया, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बदल देंगे हम किस में? ग्लाइकोजन में। तो फूड बॉडी का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हुआ? ये काम होता कहाँ है? लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी आपका लीवर कहाँ है? बॉडी में है सर कहीं ना कहीं। हाँ, ये आपका डायफ्राम हो गया ना। यहाँ डायफ्राम होता है बच्चों, पता है क्या? डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर आपके
थोरेसिक चैम्बर जिसमें आपका लंग्स है, जिसमें आपका हार्ट है, ये दो लंग्स और इस बीच में हार्ट होता है, स्लाइटली टिल्ट टू लेफ्ट साइड, थोड़ा सा बाईं ओर होता है। और डायफ्राम के नीचे ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, उसमें लेफ्ट साइड में तो स्टमक है और उसका ठीक पड़ोसी राइट साइड में है लीवर, यहां लीवर है, लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। वो लीवर बेटा जी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन आपका स्टोरेज फूड है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। मान लो बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, अरे बापूजी ने खूब पैसे कमाए, जितने काम आए वो लगा दिए, बाकी बैंक में जमा करा दिए, ये जमा हो गया बैंक में। अब जब भी घर पे शादी त्योहार घर बनाएंगे, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, बैंक से वो पैसा वापस निकाल लो। तो ग्लाइकोजन आपका स्टोर फूड है, जब भी बॉडी में ग्लूकोज कम पड़ा, ग्लाइकोजन फिर क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। तो रिक्वायरमेंट के टाइम ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज। और ये पूरी प्रोसेस कहां चल रही है, लीवर में। और बेटा जी इससे कनेक्टेड है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना और ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज बनना। क्लियर, ये सब SER के रोल होते हैं। और बात प्रोटीन की आए तो आप समझ जाना RER। चलो नेक्स्ट, ये तो फंक्शन हो गए, डिफरेंस हो गए, दो टाइप्स की अपन ने बात कर दी, RER और SER। अब बच्चों जो SER है ना, SER की साइड में लिख लेना। SER बनता कैसे है, अरे रफ के ऊपर से खींच खींच के राइबोसोम हटा दो, रफ के ऊपर राइबोसोम लगे हुए उनको हटा दो तो वो क्या बन जाएगी, SER बन गई। तो SER के साइड में लिख लो, फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ, आफ्टर रिमूवल ऑफ राइबोसोम फ्रॉम RER। तो SER की साइड में लिखना है कि SER का निर्माण RER से राइबोसोम के हटने के पश्चात होता है। तो SER का निर्माण RER से राइबोसोम के हटने के बाद हो गया। राइबोसोम ही हट गए तो रफ थोड़ी रही, अब वो कैसी हो गई, स्मूथ हो गई। फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ राइबोसोम फ्रॉम RER। तो RER से क्या बना दी, SER। कैसे बना दी, क्या हटा दिए, राइबोसोम, बस। तो RER के राइबोसोम हट गए और आपके पास क्या आ गई, SER आ गई। तो SER का निर्माण RER से होता है। कैसे होता है बेटा जी, राइबोसोम को रिमूव करने के बाद। समझ गए, क्लियर फंडा, ये टाइप्स ऑफ ER। अब लास्ट पॉइंट लिख लो इसका, फंक्शन ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है, कुछ फंक्शन तो यहां लिख ही लिया आपने, इसके अलावा दो चार और बेटा जी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैं पूरा ये रिवाइज करवा दूं आपको। पहले फंक्शन लिख लो, फंक्शन ऑफ ER, फंक्शन ऑफ ER। तो कौन कौन से फंक्शन हुए, हेडिंग डाल दो बेटा जी, फंक्शन ऑफ ER। तो ER के क्या फंक्शन है, इसमें लिख लो फंक्शन ऑफ ER। घंटी बजती भी है क्या, तो ER के बेटा जी फंक्शन अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला काम लिखो, ये अभी जो रिसेंट में लिखे दो तो वही लिख लो, प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ ये दो फंक्शन तो ये पहले मेंशन कर लियो बेटा जी। फंक्शन ऑफ ER की बात आए तो फर्स्ट मैंने लिख दिया प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है वो भी आपके माइंड में, वो RER करती है। ये कौन करती है अपनी, RER। अगला लिख लो लिपिड सिंथेसिस। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, लिखो फटाफट, लिपिड सिंथेसिस SER। उसमें भी मेन लिपिड भी देख लियो बच्चों, कौन सा लिपिड मेन होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था आपने, फॉस्फोलिपिड। मेन कंपोनेंट कौन था, फॉस्फोलिपिड। इसमें जो मेन लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड। दूसरा लिपिड कौन सा था, कोलेस्टेरोल। अरे फॉस्फोलिपिड तो क्या दे रहा था, फ्लूइडिटी, और कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी। तो सेल मेम्ब्रेन के जो दोनों लिपिड है वो दोनों लिपिड कहां बने, SER। तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड, उसमें भी मेन कौन, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरोल बाय SER। जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड थे वो दोनों यही बनते हैं।
तो ऐसे बोल सकते हैं अपन कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन है, वो कौन बना रहा है? ईआर बना रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट थे, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन कितना था? अलग अलग सेल में सर अलग अलग होता है, हमें नहीं पता। आपने बताया था सेल टू सेल अमाउंट क्या करती है? वेरी करती है। आपने तो इतना ही पता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, वो 58 से 59 भी हो सकता है। और अगर आरबीसी है तो प्रोटीन था 52 और लिपिड था 40, बाकी कार्बोहाइड्रेट। तो मेन बेटा जी प्रोटीन और लिपिड है, और ये प्रोटीन और लिपिड कौन बना रहा है? तो बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जितने भी ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन है वो सब कौन बनाता है? ईआर बनाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन के कंपोनेंट ही कहां बन रहे हैं? ईआर में बन रहे हैं। तो तीसरा फंक्शन अपन ये लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। हाँ, वो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, जैसे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो सकती है, अलग अलग ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन भी बेटा जी हो सकती है। इन सब को बनाने का काम किसका है? ईआर का है, क्योंकि मेम्ब्रेन के कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट है आपके प्रोटीन और लिपिड, वो कौन बना रहा है? वो ईआर बना रही है, चाहे वो आरईआर हो या एसईआर हो। तो फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर का मतलब बच्चों केंद्रक झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन। अगला फंक्शन लिखो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ईआर जो है वो सेल को बेटा जी प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये क्या है देखो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा ईआर। कैसे मैकेनिकल सपोर्ट? जक, अरे बाहर से अपने को जक लगता है, तो ये जो झटका मुक्का मारा, तो हल्के से मारे हो तो बेटा जी इफेक्ट नहीं हो रहा, कौन बचा रहा है? आपकी देखो बॉडी में स्किन, स्किन के नीचे मसल और एक टिश्यू भी होता है, एडिपोज नाम सुना आपने? एडिपोज वो टिश्यू है जहां क्या जमेगी? फैट, वसा जम गई, और वो फैट की थिक लेयर आ गई। जैसे हाथी है, खूब मोटे होते हैं, एक हाथी से भी बड़ा भारी जानवर है, लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, जिराफ। ठोले खाए तूने कभी? ठोले खाए? ठोले, पेमली डुक्का खाया? पेमली डुक्का, पहले डुक्का था ना, ऐसे निकाल के ऐसे थूक लगा के मारते थे कमर में, पेमली डुक्का। जिराफ थोड़ी लार्जेस्ट और हेवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ, जिराफ बताओगे? डॉक्टर बनेंगे ये। वेल, ब्लू वेल, 30 हाथियों जितना भार होता है, पहले आते थे ना, पढ़ते थे, 30 हाथियों के बराबर एक वेल होती है, एक्वेटिक है। और अगर टेरेस्ट्रियल लार्जेस्ट की बात आए तो आपका हाथी है। तो इन बच्चों बड़े भारी एनिमल्स की जो स्किन होती है ना, खूब मोटी होती है, खूब मोटी स्किन। और मोटी स्किन का रीजन है, स्किन की थिकनेस का रीजन है किसका? डिपोजिशन, फैट का। ये जो वसा है ना, आपा बोला ना तेरे तो चर्बी चढ़गी, बोला ना चर्बी चढ़ रही है, मोटो यहाँ जा रही है, चर्बी एक्चुअल में क्या है? फैट है। और वो कहाँ चढ़ गई? आपकी स्किन के नीचे। तो बेटा जी जब भी जर्क लगेगा, वही टिश्यू आपको उस जर्क से क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो सेल में ये काम किसका है? सुनना, वो जो चर्बी है, जो सपोर्ट है, वो सेल में कौन करेगा? आजा भी गोला, ये रहा, छोटे गोले से समझ लें। ये अपने पास ये न्यूक्लियर था बेटा जी, न्यूक्लियर से ये कनेक्टेड, सीधा ही बता रहा हूं, ये कौन थी? ईआर। अब मान लो, देखो बोर्ड पे देखो, ये एक तरह से सेल का स्केलेटन भी बनाती है। अब सेल को कोई भी जर्क लगा, बाहर से झटका लगा, तो ये फोल्ड है, फोल्ड है, तो इस जर्क को बेटा जी एक तरह से क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एक तरह से सेल को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, हल्के फुल्के जर्क, झटकों से, आघातों से उस सेल को बचाएगा। एक तरह से सेल का क्या है? स्केलेटन है। जैसे आपकी बॉडी का स्केलेटन कौन है? आपकी बोन्स है, वैसे सेल का स्केलेटन ईआर। और भी आते हैं, माइक्रोफिलामेंट ट्यूब्यूल्स भी पढ़ेंगे, बट ईआर भी फॉर्म करता है स्केलेटन ऑफ सेल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल जर्क, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। तो इस फंक्शन में लिख लो, फोर्थ में, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ईआर is part of cytoskeleton। ER जो है वो कोशिका कंकाल का भाग है, कोशिका कंकाल सपोर्ट देगा।
केवल ईआर से स्केलेटन नहीं बनता, उसमें और नाम भी आएंगे बच्चों, माइक्रोफिलामेंट ट्यूब्यूल्स, जो आगे के ऑर्गेनल्स में हम पढ़ेंगे, यहां हम ईआर की बात करें बस। तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ईआर इज पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, वो कोशिका कंकाल का भाग है जो सेल को यांत्रिक आघातों से बचाता है। अगला फिफ्थ फंक्शन बेटा जी, एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखियो, डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। अगला एक रोल लिख लियो, डेटॉक्सिफिकेशन। देखो क्या है, निराविषीकरण, डेटॉक्सिफिकेशन, नाम से समझो। देखे टॉक्सिक, टॉक्सिक क्या होता है? जहर, जहर होता ना, उस जहर को बच्चों पॉइजन टॉक्सिक बोलते हैं अपन। टॉक्सिक, आगे मैंने वर्ड लगा दिया डी, डी का मतलब हटाना, डिहाइड्रेशन, किसको निकाला? पानी को निकाला। डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 हटा दो। डी अगर वर्ड आगे लग गया मतलब हम उस चीज को हटा रहे हैं। तो बेटा जी जो टॉक्सिक होता ना, टॉक्सिक का मतलब कोई जहर, पॉइजन, उस पॉइजन को, पॉइजनस इफेक्ट को कम कर देगा, दैट्स कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। और वो इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ईआर का। देखो स्नेक का पॉइजन होता है, सांप जब आपको बाइट करता है ना बेटा जी, स्नेक के पॉइजन को वैसे टॉक्सिक नहीं बोलते, सांप के जहर के लिए एक अलग वर्ड आता है, दैट्स कॉल्ड वेनम। सांप का जहर वेनम कहलाता है। अब हर स्नेक पॉइजनस नहीं होता, जो पॉइजनस है वो वेनम। और जब बच्चों स्नेक आपको बाइट करेगा, हमें क्यों करे सर, जिसको भी बाइट करेगा, अब बाइट करता है बेटा जी, स्नेक में क्या होता है, ऊपर दो ऐसे दांत होते हैं, इनको बोला जाता है फैंग। ऐसे माउथ ऐसे क्लोज रहता है, तब ये दोनों दो दांत है अपर जा पे ऐसे फोल्ड होते हैं। जैसे ही स्नेक ने अपना माउथ ओपन किया, दोनों दांत ये आ गए, और वो जैसे ही बाइट करेगा ये दो दांत इंजेक्शन का काम करेंगे, और यहां से जो पॉइजन है वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट, बस इतना ही करेगा, करके छोड़ दिया। छोड़ते जो पॉइजन है कहां गया? अपनी स्किन में। और पॉइजनस स्नेक का जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे मेन है बेटा जी, जहां स्नेक ने बाइट किया है, अगर वहां दो स्पॉट दिख रहे हैं आपको, दो स्पॉट दिख रहे हैं, तो 100% वो सांप कैसा है? पॉइजनस है। क्योंकि ये जो दो साइन है वो कौन से टिथ के हैं? पॉइजनस टिथ के हैं। और वो स्नेक में कहां लगे रहेंगे? अपर जा पे, और वहां से वो जहर को क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा। और बेटा जी अगर स्नेक ने बाइट किया है और वहां दो की बजाय आपको ऐसे कई टिथ दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे साइन दिख रहा है, कई दांत दिखे, जब बटको भरा ना बच्चा, बेटा जी बच्चा बटका भरता ना, डिड यू नो अबाउट बटका भरना? समझना उसको, सारे दांत, क्योंकि उसके पास खोलून चमड़ी निकालूं होता ना ऐसे। तो कई अगर टिथ के साइन दिख रहे हैं मतलब वो स्नेक कैसा है? नॉन पॉइजनस है, उसके पास जहर नहीं। और अगर दो ही टिथ के सिग्नल दिखे हैं बाइट के साइन, 100% कौन सा होगा? पॉइजनस। और वो दो दांत कौन से हैं उसके? पॉइजनस टिथ है। और बेटा जी उनके लिए एक वर्ड आता है फैंग्स, जो उसके अपर जा पे कनेक्ट होते हैं। और इसी से देखो ये पॉइजन ग्लैंड होती है, पॉइजन ग्लैंड से ये आती है पॉइजन डक्ट, और वो बेटा जी आके खुलती है इस पॉइजनस टिथ में। तो जैसे ही स्नेक बाइट करेगा, इस ग्लैंड से कौन आया? पॉइजन, और पॉइजन इस पोर से कहां चला गया? अपनी बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो स्नेक का पॉइजन क्या कहलाया? वेनम। और वेनम दो टाइप के होते हैं बच्चों, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, बताऊंगा मैं आगे। एक पॉइजन ऐसा है जो अपने न्यूरॉन को खत्म कर देता है, नर्वस सिस्टम को खत्म कर देगा। एक पॉइजनस अपनी आरबीसी को खत्म कर देता है, उस वजह से बंदे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कैसे? न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरो नाम सुना है? थोड़ा सा अपन पॉइंट से भटक गए हैं बच्चों। न्यूरो का मतलब तंत्रिका पे असर डालता है। कैसे? आप सांस किससे लेते हो? सांस ले रहे हो, किसका रोल है? हवा कहां गई? लंग्स में, फेफड़ों में। एक बच्चों छोटी सी बात आती है कि जो लंग्स है उनमें मसल्स नहीं होती, सुना है क्या आपने? आपके फेफड़ों में कोई मसल्स नहीं है। फेफड़े पिचकते हैं, फैलते हैं, वो डायफ्राम की वजह से। फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है, वो उनको, और डायफ्राम में जो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे लगातार डायफ्राम वर्क करता है, हिचकी आती है ना, हिचकी, वो हिचकी डायफ्राम की वजह से आती है बच्चों। डायफ्राम कई बार जोर से झटके मारता है तो आपको क्या आती है? हिकअप, हिचकी आती है। अब उस डायफ्राम को जो ऑर्डर है, हर ऑर्गन के पास ऑर्डर तो ब्रेन से जाएगा, ब्रेन से न्यूरॉन आई, उसने डायफ्राम को बोला, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके फेफड़े काम करेंगे, फेफड़े काम करोगे तो आप सांस लोगे। लेकिन जो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है, सांप का जो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है, वो न्यूरॉन को इनएक्टिव कर देगा, बिना न्यूरॉन के डायफ्राम को ऑर्डर। और जब डायफ्राम काम नहीं करेगा तो लंग्स भी काम करना, बिना फेफड़ों के हम सांस
और सफोकेशन से, दम घुटने से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। वो दो अलग अलग टाइप के वहां बताऊंगा। तो बेटा जी ये अपन ने ऐसी बात की, ये सांप के जहर को तो नहीं करता, कुछ जो ड्रग्स होती है, कुछ ऐसी मेडिसिन जिनका बॉडी पर साइड इफेक्ट होता है, उस ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट को कौन न्यूट्रलाइज कर देगी, ईआर। तो इस फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, डेटॉक्सिफिकेशन। तो इसमें इतना ही लिख लो, स्नेक वाला तो ऐसे ही बता दिया मैंने कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस, विषाक्त पदार्थ, उन्हें ईआर बेटा जी कन्वर्ट कर देगी नॉन टॉक्सिक में, अविषालु या अविषाक्त पदार्थों में। और ये रेस्पॉन्सिबल इसके लिए होती है आपकी SER। तो कुछ ड्रग्स के जो टॉक्सिक साइड इफेक्ट हैं उन्हें नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने का काम करेगी ER, और ER में भी कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिफ्थ फंक्शन हो गया डेटॉक्सिफिकेशन। एक दो और फंक्शन है, टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट किसमें कर दिया, नॉन टॉक्सिक, विषाक्त पदार्थ को कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल पॉइजनस को। सांप के जहर को नहीं कर सकती बेटा जी, इतने इसके पास इफेक्ट नहीं है, वरना तो कोई खत्म ही ना हो। तो नॉर्मली आप जो ड्रग्स लेते हो ना, उनके बॉडी पर कई बार साइड इफेक्ट भी होते हैं, उस टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा ER। अगला एक फंक्शन लिख लो, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, कोशिकीय परिवहन। सेल के अंदर बेटा जी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी इसी का है। अगला फंक्शन लिख लेना, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। तो सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में ही हो गया बच्चों कि सेल के अंदर किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह अगर पहुंचाना है, लाना ले जाना है, उसमें किसका रोल रहेगा, पूरी ER पूरी सेल में फैली हुई है। तो कोई भी प्रोडक्ट मान लो आया, उस प्रोडक्ट को ER क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर देगी, ट्रांसपोर्ट। तो सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में मेंशन कर लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का परिवहन करता है कौन, ER। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, सेल के अंदर ही उन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भी भेज सकता है ER। लास्ट एक लिख लेना, सेलुलर मेटाबॉलिज्म और सेलुलर एक्टिविटीज। कोशिकीय सक्रियता को बढ़ाता है, जो कोशिका की सक्रियता है, कोशिका की क्रियाएं हैं, कार्य, उनको भी बढ़ाता है। देखो ये क्या है, इंक्रीज सेलुलर एक्टिविटीज, कोशिका के कार्यों को बढ़ाएगा। इसके लिए बच्चों देखो सेलुलर एक्टिविटीज को कैसे बढ़ाता है, इसका बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक देके समझा रखा है कि ये सेल है। फिर से मैं वही बात करता हूं, सेल में बेटा जी मैंने सीधा बना दिया, ये कौन है, ER है। अब ER में आपको फोल्ड दिख रहे हैं, फोल्ड की वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा जितना। अब मान लो बच्चों ये ER ऐसी होती, ये मान लो ER एक तो ये है, एक ER ये है, फोल्डिंग है, तो ज्यादा एरिया। अब फोल्डिंग की वजह से मैंने बोला, मैंने इसके ऊपर राइबोसोम लगा दिए, एक राइबोसोम ऐसे, एक इस पे राइबोसोम लगाए, तो ज्यादा राइबोसोम किस पे आएंगे, तो फोल्ड की वजह से एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा, जितने ज्यादा राइबोसोम उतना ही प्रोटीन, जितना ज्यादा प्रोटीन उतने ही एंजाइम, क्योंकि एंजाइम किसके बने, प्रोटीन के। और एंजाइम ज्यादा बनेंगे तो बेटा जी सेल में कोई भी रिएक्शन हो, हर रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। और वो एंजाइम कौन बना रहा है, राइबोसोम। प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन कौन बना रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ है, ER के ऊपर। तो अगर ER में फोल्ड ज्यादा होंगे उतने ही राइबोसोम ज्यादा। तो राइबोसोम बढ़ने का मतलब इनडायरेक्टली समझ लो एंजाइम प्रोडक्शन भी ज्यादा। एंजाइम बढ़ गए तो सेल की एक्टिविटी, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एंजाइम। तो सेलुलर एक्टिविटी में आप ऐसे समझ लेना, इसमें लिख लियो बेटा जी कि फोल्ड ऑफ ER वो सरफेस एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज। फोल्ड, ये सिस्टनी के फोल्ड है बेटा जी, ये फोल्ड। तो ER के जो फोल्ड है, जो वलन है, वो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उस पर नंबर ऑफ राइबोसोम
ज्यादा होंगे, राइबोसोम बढ़ेंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी, और प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होंगे तो ज्यादा एंजाइम, एंजाइम ज्यादा होंगे तो सेलुलर एक्टिविटी भी ज्यादा। इसको ऐसे ही समझ लो। ER पर फोल्ड ज्यादा होंगे तो फोल्ड हमेशा एरिया को बढ़ाएगा, एरिया बढ़ा तो राइबोसोम की नंबर भी ज्यादा, जितने ज्यादा राइबोसोम उतना ही प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन से कौन बने, एंजाइम, एंजाइम क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो ये इनडायरेक्टली बच्चों ER सेलुलर एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब अपनी नोटबुक कर लो बंद और स्टार्ट से मैं पूरा ये रिवाइज करवा देता हूं। आज अपन ने क्या डिस्कस किया था वो पूरा समझ लो। ER एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है बच्चों। आज जो बच्चों अपन स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनल्स, ध्यान से सुन लो, आंखें खुली कान खुले, पूरा रिवाइज क्लास में ही याद हो जाए, याद कर लिया करो इसको। तो जो साइटोसोल था ना बच्चों, साइटोप्लाज्म, उसमें हमने बोला था सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, मेम्ब्रेन लेस भी हो सकते हैं, मतलब झिल्ली युक्त भी हो सकते हैं और झिल्ली, अगर प्रोकैरियोट है तो बेटा जी ये वाले नहीं मिलेंगे, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। अब ऑर्गेनल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाल दूं सेल के तो वो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सेल के अंदर ही उसका क्या है, एग्जिस्टेंस। तो एक सेल का एग्जिस्टेंस है बट ऑर्गेनल्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हमने बात की एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक सेल ऑर्गेनल्स का ऐसा सिस्टम जिनके फंक्शन आपस में कनेक्टेड हो, कोऑर्डिनेट हो, लिंक्ड हो, मिलजुल कर जो काम करे वो बेटा जी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। हालांकि हमें ये पता होना चाहिए कि हर साइटो ऑर्गेनल्स का फंक्शन आपस में कनेक्टेड होगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 4 ऐसे ऑर्गेनल्स है जो किसका पार्ट मानते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसको एक डायग्राम से हमने समझाया, ये ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इनके फंक्शन एनसीईआरटी बोलती है आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड, लिंक्ड, कोऑर्डिनेट। तो इनको हमने किसका पार्ट माना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोला, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन। तो हर ऑर्गेनल का फंक्शन अलग अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, लेकिन बट फॉलोइंग ऑर्गेनल्स, ये 4 ऑर्गेनल्स क्या शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन इन देयर फंक्शन। ये 4 ऑर्गेनल के काम में आपस में क्या मिलेगा, समन्वयता मिलेगी, कोऑर्डिनेशन मिलेगा। वो 4 कौन बच्चों, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो इन चारों को हमने माना पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। किसके अनुसार, एनसीईआरटी के। ये याद रखना आपको, इन चारों के फंक्शन आपस में लिंक्ड होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उनकी भी बात अपन करेंगे। अब इसके अलावा एक एनसीईआरटी में और लाइन दे रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, PCM याद रखने के लिए। इन चारों में ये नाम नहीं थे, ये नाम नहीं थे तो इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का भाग नहीं है, इनको हम अलग से स्टडी करेंगे। अब पहला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने उठा लिया किसको, ER को, अंतः प्रदर्वी जालिका। शब्द देने वाले खोजकर्ता पोर्टर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ER टर्म दिया था। अब स्टडी ऑफ ER इज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ, अब सारे ऑर्गेनल्स की स्टडी बेटा जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पॉसिबल है, काफ़ी छोटे होते हैं, हम सामान्य माइक्रोस्कोप से इनको नहीं देख सकते। एडवांस माइक्रोस्कोप होता है कौन सा, जो इसको कई गुना बड़ा करके अपने को दिखाएगा। अब ER एक्चुअल में है क्या, नेटवर्क ऑफ नलिकाओं का, झिल्ली का एक जाल है जो किस में फैला हुआ है, एक्सपेंडेड इन साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। कहां से कहां तक, बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच। वो डायग्राम से आपने समझ लिया था बच्चों। ER की जब स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें 3 मेजर कंपोनेंट आएंगे। सबसे ज्यादा इसकी सिस्टर्नी, ये बेटा जी वेसाइकल, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी क्या है, फ्लैट है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है। हाँ कनेक्टेड तो है एक दूसरे से लेकिन ब्रांच नहीं है। ये राउंड ओवल शेप्ड है, गोलाकार अंडाकार है। ये बेटा जी ट्यूब जैसी ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। अब मैं अगर RER की बात करूं तो आप डायग्राम से समझ जाना, यहां कौन चिपक जाएंगे, राइबोसोम। तो RER में मेनली कौन है, राइबोसोम। देखो ऐसे, ये सिस्टर्नी और वेसाइकल ये दोनों किस में आ गए, RER। और बेटा जी वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स SER। तो वेसाइकल तो दोनों में मिलेगी। अगर RER है तो सिस्टर्नी ज्यादा है क्योंकि सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम चिपका दोगे आप, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं आते तो वो पार्ट ऑफ SER। चलो उसके बाद अपन ने बात की कि जो ER है इसकी प्रेजेंस से पूरा साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कुछ साइटोप्लाज्म ER के अंदर और कुछ साइटोप्लाज्म ER के
अंदर है वो लुमिनल, बाहर है एक्स्ट्रा लुमिनल। और बेटा जी ER हमेशा न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से, डायग्राम में समझ आना, किससे, आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है। ये स्मूथ है, दूसरी रफ है। और राइबोसोम हमेशा कौन से कनेक्ट होंगे, ATS, बिकॉज ये यूकेरियोट में होता है तो ATS आगे। तो ER डिवाइडेड साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट, पहला लुमिनल, कहाँ, ER के अंदर, एक्स्ट्रा लुमिनल ER के बाहर। फिर बेटा जी हमने ER के 2 टाइप्स बताए, किसके आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, राइबोसोम है या नहीं है। अगर है तो बेटा जी RER जो ज़्यादा 2/3 पार्ट होगा, ग्रेन्युलर होगा क्योंकि राइबोसोम ग्रेन्यूल्स है, राइबोसोम होंगे। और राइबोसोम जिसकी सहायता से अटैच होते हैं दैट्स कॉल्ड राइबोफोरिन, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये रहा बेटा जी। तो राइबोसोम की लार्ज यूनिट सिस्टर्नी से किसके थ्रू जुड़ी है, राइबोफोरिन। तो SER में राइबोसोम ही नहीं है तो वहाँ राइबोफोरिन भी नहीं होगा। कंपोनेंट इसमें ज़्यादा कौन, सिस्टर्नी, इधर ज़्यादा कौन, ट्यूब्यूल। इसका काम प्रोटीन बनाना, इसका काम लिपिड के साथ ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। ग्लाइकोजन का मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो आपका स्टोरेज फूड है, ग्लाइकोजन फिर भी ग्लूकोज बनाएगा। ये सारे काम SER। SER कैसे बनी, RER से बनी। RER से क्या हटा दो, राइबोसोम हटाते हो, स्मूथ हो गई, देन कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ बेटा जी एक ये रोल भी इसका, सिक्रीशन में भी हेल्पफुल है ये, कुछ पदार्थों का स्त्रावण भी करती है ये, मैं गोल्जी बॉडी के साथ आपको रोल बताऊंगा। सिक्रीशन का मतलब कल बता रहा था ना, वेस्ट मटेरियल बाहर जाए तो एक्सोसाइटोसिस, यूजफुल मटेरियल बाहर आए तो सिक्रीशन, वो ER का भी रोल इसमें रहेगा। फाइनली ER के कुछ फंक्शन आपने लिखे, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड, लिपिड में भी कौन से आए थे, 2, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो कहने का मतलब प्रोटीन भी बना रहा है, लिपिड भी बना रहा है। प्रोटीन और लिपिड किस में थे, सेल मेम्ब्रेन में। तो आपकी मेम्ब्रेन कौन बना देगा, ER बना देगा, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, सब ER के पास बन जाएगी। मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फोल्ड ER ही है, तो झटका लगा वो फोल्ड उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो डैमेज होने से बचाता है। इट्स पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, कोशिका के स्केलेटन का पार्ट है। डिटॉक्सिफिकेशन, तो टॉक्सिक का मतलब बेटा जी विषैले पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करेगा, जहर के इफेक्ट को कम कर देगा। और इसमें मेन रोल किसका है, SER का। उसके अलावा सेल के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करेगा, देन सेलुलर एक्टिविटीज भी बढ़ाएगा, क्योंकि फोल्ड की वजह से एरिया पे कौन आ गए, राइबोसोम, राइबोसोम से बना प्रोटीन, प्रोटीन से बने एंजाइम, और एंजाइम हर रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड। क्लियर। कल बेटा जी अगला लेक्चर जो मंडे को होगा उसमें डिस्कस करेंगे अपन गोल्जी बॉडी के बारे में। तब तक के लिए वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।